अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका बायो का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। ओपन योर बुक्स, चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, पेज नंबर 23। कल हम मलेरिया के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हमने यहाँ तक देखा कि अमेरिका जब डिस्कवर हुआ तो कुछ मेडिसिन्स जो हैं वो यूरोप आई, यूरोप की तरफ लाई गई। कुछ प्लांट्स थे मेडिसिन के तौर पर यूज़ करने के लिए लाए गए। अब नेक्स्ट आपके पास एक डेफिनेशन बनती है या इसका एमसीक्यू भी बनाया जा सकता है कि कौन सा ट्री जो है वो फीवर्स को क्योर करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से अंडरलाइन करें, द बार्क ऑफ अ ट्री नॉन एज क्विना क्विना वाज वेरी सूटेबल फॉर क्योरिंग फीवर्स। ठीक है, क्विना क्विना एक ऐसी छाल थी दरख्त की जिसे बार्क कहते हैं, जो बुखार को आराम देने में, जैसे फीवर हो जाता था तो उसके लिए वो यूज़ होती थी मेडिसिन में। इट वॉज सो बेनिफिशियल दैट सून इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप। सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स बिगेन टू substitute the bark of another tree, cinchona, which closely resemble quina quina। अब उन्होंने कहा है कि इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, सिनकोना, कि जब वो उसकी कमी पड़ने लग गई उस दरख्त की या उस बाग की, तो कुछ जो थे वो ताजे वो उस जैसी ही जो क्विना क्विना जैसी ही एक और बाग को जो है वो करना शुरू कर दी। उन्होंने तजारत वो लेके आने लग गए जिसका नाम था सिनकोना। ठीक है, दिस डिसऑनेस्टी प्रूव मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। और ये डिसऑनेस्टी जो है वो ऐसे ही होनी थी और इसने जो है वो काफ़ी फ़ायदा दिया। सिनकोना बार्क वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। और मलेरिया को ट्रीट करने के लिए दिस बार्क जो है वो बहुत एफिशिएंट और एक्सीलेंट साबित हुई। इसको आप अंडरलाइन कर लें, इस लाइन को। Now the reason cinchona bark contains quina quina that is effective in treating the disease। ओके, मतलब सिंपल चीज़ ये है जो आपने यहाँ से अंडरलाइन करनी है। सिनकोना बार्क जो है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में उस दौर में यूज़ होने लगी। At that time, physicians treated malaria with cinchona without understanding the cause of malaria। 200 years later, it was found that some diseases are caused by tiny living organisms. After this discovery, it also became a belief that malaria too might be caused by some microorganisms। अब उन्होंने कहा है कि तब तो जो फिजिशियंस हैं वो इससे सिनकोना से मलेरिया का इलाज करते रहे, लेकिन उसके बाद काफ़ी अरसे बाद ये बात सामने आई कि मलेरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म से ही मतलब कॉज होता है। अब यहाँ से नेक्स्ट आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, मलेरिया 2 इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म। नेक्स्ट है, इन 1878 फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन, इसको अंडरलाइन करें, इसका नाम लेवरन था। बिगेन टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया, उसने मलेरिया के कॉजेज़ के बारे में सर्च करना शुरू किया। ही टूक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम मलेरियल पेशेंट एंड एग्जामाइंड इट अंडर माइक्रोस्कोप। अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया उसका। उसने क्या किया, ब्लड लिया एक मलेरियल पेशेंट का और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामाइन किया। ही नोटिस सम टाइनी लिविंग क्रिएचर्स। हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय अदर साइंटिस्ट। उसने छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स को वहाँ पे पाया, लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने उसकी बात का एतबार नहीं किया। 2 years later, another physician saw the same creatures in the blood of another malarian patient। 2 सालों बाद कुछ और फिजिशियंस ने जो है वो भी यही बात नोट की। 3 years after discovery, the same creatures were observed for third time। और तीसरी दफ़ा जब ये जो है वो डिस्कवर हुए ये टाइनी पार्टिकल्स यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म, तो उसको नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। अंडरलाइन दिस। In the last part of 19th century, many different causes of malaria were being suggested। अब ये इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये आगे आ रही हैं।
4 ऑब्जर्वेशंस की गई थी। ये ऑब्जर्वेशंस आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। मलेरिया की ऑब्जर्वेशंस हैं ये पूछी जाती हैं। मलेरिया एंड माशी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, यानी कि मलेरिया का कुछ ना कुछ तो माशी एरियाज़ के साथ रिलेशन था। क्विनीन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, और मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए क्विनीन एक अच्छी मेडिसिन साबित हुई। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, और मार्श का पानी पीने से, मार्श एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, और मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया था। वो जो टाइनी क्रिएचर्स थे उनका नाम प्लाज्मोडियम रखा गया। नेक्स्ट, साइंटिस्ट ने इस ऑब्जर्वेशन के बारे में और गौर किया और एक हाइपोथेसिस बनाई। इस हाइपोथेसिस को आप अंडरलाइन करें। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, दिस इज़ द हाइपोथेसिस। उन्होंने बाद में इस बात को हाइपोथेसिस कंसिडर किया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉज था। नेक्स्ट, डिडक्शन जो सामने आई, इस हाइपोथेसिस को अच्छी तरह देखा गया कि ये ट्रू है या नहीं ट्रू, और इसके बारे में और ज़्यादा डिडक्शन और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो डिडक्शन जो सामने आई वो थी, इसको भी अंडरलाइन करें। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया का कॉज प्लाज्मोडियम है, देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड बी हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो होना क्या चाहिए, अगर तो प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है, उसकी वजह से ही मलेरिया हो रहा है, तो तमाम लोगों को जो मलेरिया की वजह से बीमार हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना ही चाहिए। ठीक है, ये था डिडक्शन। पहले हमने ये 4 पॉइंट्स ऑब्जर्वेशंस के देखे, फिर ये एक लाइन हाइपोथेसिस देखी, और अब डिडक्शन देखी मलेरिया की। आपने ये जो अंडरलाइन में करवा रही हूँ उनको अच्छी तरह से याद करना है, MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और लॉन्ग भी आ सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने पढ़ा, जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, ये आपने एक्सपेरिमेंट्स का ये पैराग्राफ जो है वो अच्छी तरह से कर लेना, ये अंडरलाइन कर लें। ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स वाज एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप। अब 100 मलेरियन पेशेंट्स का जो ब्लड है वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। तो इसमें से उन्हें क्या पता चला, फॉर द पर्पज़ of having control group, the blood of 100 healthy persons was also examined under microscope, और हेल्दी और 100 हेल्दी लोगों का और 100 मलेरियल पेशेंट्स दोनों का जो है वो ब्लड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, और इसका जो रिज़ल्ट है वो सामने क्या आया। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम। ज़्यादातर तमाम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम था, वाइल 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सन आल्सो हैड प्लाज्मोडियम। अब 100 में से 7 के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम मौजूद था। इन देयर ब्लड वी नो दैट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पीपल वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ गई है, इंक्यूबेशन पीरियड, इसको आप अंडरलाइन कर लें। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड, वो आपसे ये पूछेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि ये वो टाइम पीरियड है जब पैरासाइट ने एंटर तो हो गया है होस्ट के अंदर। होस्ट अब आप कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। पैरासाइट यानी कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो एंटर तो हो गया है होस्ट के अंदर, और उसने अभी सिम्टम्स शो नहीं की। उसके जो दरमियान का जो वक्फ़ा है, दिस इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। किस चीज़ के दरमियान का वक्फ़ा, पैरासाइट की एंट्री और उसकी सिम्टम्स शो होने, यानी कि सिम्टम्स क्या होंगी, बुखार होगा, बुखार शो होने से पहले और पैरासाइट के एंटर होने का दरमियान का जो वक्फ़ा है वो इंक्यूबेशन पीरियड है। इसे अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पेज नंबर 25 से कल देखेंगे, और आज हमने एक्सपेरिमेंट्स, डिडक्शन, हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशंस और इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन की है, और जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है वो MCQs के लिए और शॉर्ट लॉन्ग के लिए आपने करना है। तो होप्स हो कि आप लोग इसको लर्न कर लेंगे अच्छी तरह। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर पेज नंबर 25 की रीडिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।